नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप लोक पायलट का आवेदन करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देख के जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके आपको जवाब मिल जाएंगे और आपके जो आवेदन करते टाइम पे जो भी गलती होगी वो गलती नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के साथ में भी कोई गलती ना हो और आपको शुरू से लेकर अंत तक क्या प्रोसेस की यहाँ पे होगी और किस बात की आपको ध्यान रखना है, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे 48 क्वेश्चन है जिनके आपको जवाब दिए जाएंगे और 48 क्वेश्चन ये अक्सर आपके लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं, उनके यहाँ पे आंसर है। अब देखिए, आवेदन करते टाइम शुरुआत से लेकर अंत तक अपने क्या ध्यान रखना है इसके संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आरआरबी की साइट पर ये अक्सर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 48 उनका यहाँ पे रेलवे के द्वारा ही जवाब दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको विस्तृत समझाऊंगा यहाँ पे विस्तृत तरीके से कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहे हैं उनका यहाँ रेलवे के द्वारा क्या यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको आवेदन करते टाइम पे किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। तो आपको एक मोबाइल नंबर और एक पर्सनल ईमेल आईडी ज़रूरत रहेगी जो एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से शुरुआत से लेकर अंत तक जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लोगे, जब तक आपकी जो भी प्रोसेस होगी जो आपके दिए गए मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है उसी के ऊपर आपको सूचित किया जाएगा कि आपके एग्जाम है, मेडिकल है, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी जो जानकारी है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल डिटेल उसके अंदर पूछी जाएगी, वो आपको डालनी है, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो आपकी ईमेल आईडी ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगी, मोबाइल नंबर भी, उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में एडिट किया जा सकता है अकाउंट में जो डिटेल है? नहीं, एक बार अगर आपने अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो उसकी डिटेल को आपको वो क्या नहीं होगी, डिटेल को आप एडिट नहीं कर सकते। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट अगर आपने क्रिएट कर लिया तो उसके बाद में क्या प्रोसेस है। तो देखिए, उसके बाद में गो टू अप्लाई पे जाना रहेगा और इन दी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने अकाउंट बना लिया तो ऑलरेडी आपका अकाउंट बन चुका है, वहाँ पे आपको साइन इन करना है और जो बोर्ड है वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, अदर डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स है, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट है। यहाँ तक जो 5 आपको बोर्ड सेक्शन दिए हुए हैं उनको आपको वहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे आप साइन इन करोगे तो साइन इन करने के बाद में आपको 5 बोर्ड दिखाई देंगे। फर्स्ट बोर्ड पर्सनल डिटेल का है, फिर सेकंड अदर डिटेल्स का है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स का है, फिर प्रेफरेंस का है, फिर लास्ट में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट दिखाई देगा। तो स्टार्ट में आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। आप पर्सनल डिटेल जब डालोगे आपको उसके बाद में ये सेव एंड गो टू नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में ऐसी प्रोसेस आपको लास्ट तक यहाँ पे चलती रहेगी। अब यहाँ पे जब आप फाइनल सबमिट करोगे एप्लीकेशन को तो नेक्स्ट जो कंप्लीट की जो फीस पेमेंट पे जाएगा यहाँ पे, और फीस पेमेंट होने के बाद में ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उपलब्ध होगा। अब व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉगिन, तो लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से एक डालना पड़ेगा और पासवर्ड और कैप्चा आपको दिए रहेंगे, वो जैसे आप डालोगे तब आपका यहाँ पे अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन की जरूरत यहाँ पे है, क्यों है, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आधार आप अगर यहाँ पे वेरीफाई कर ले, वो करने पे आपको जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम लगेगी आपकी, तब आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे आरआरबी के द्वारा बताया गया है कि आपकी जो आधार डिटेल्स है किसी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर नहीं करी जाएगी। अब ये देखिए, अगर किसी कैंडिडेट का 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी कैंडिडेट का नाम चेंजिंग हो जाता है, कुछ कैंडिडेट हैं जिनका 10th में नाम अलग होता है, बाद में नाम अलग कर देते हैं, चेंजिंग करवा देते हैं, नाम में बदलाव हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है
तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस ए गजट नोटिफिकेशन और रिलेवेंट लीगली जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर नेम चेंजिंग के जो लीगली डॉक्यूमेंट्स गजट नोटिफिकेशन या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनको अपने पास में रखना है। ये आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे यू आल्सो हैव टू फिल दी ओरिजिनल नेम एंड दी चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एंड, यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे उस टाइम पे आपको एक तो ओरिजिनल नाम और एक आपका जो नाम चेंजिंग का दोनों ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन में नाम आपका डालना है अगर आप चेंजिंग हुआ है तो, आपके नाम में बदलाव हुआ है तो। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है आपके गजट नोटिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो देखा जाएगा। यहाँ पे अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपके पासवर्ड भूल जाते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए आपके पासवर्ड खुद भी जनरेट कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डलेगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर आपके यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे और वहाँ से जाकर आप सेट कर सकते हो दोबारा ईमेल, मतलब आपके ईमेल पे लिंक चला जाएगा, लिंक पे जाकर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, नए पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड टू पासवर्ड ऑफ माई चॉइस, तो यहाँ पर आप आपकी चॉइस के पासवर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हो। यस है, यानी आप जैसे फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो आपके पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल पे सेंड हो जाएंगे। देन यू कैन रीसेट द पासवर्ड ऑफ योर चॉइस बाय यूजिंग चेंज पासवर्ड, लिंक अवेलेबल ऑन द अपर राइट हैंड साइड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज के ऊपर। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज है उसके अपर साइड में राइट हैंड साइड में आपको वहाँ पे चेंज पासवर्ड का लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ जाकर आप आपके पासवर्ड आपकी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी, यानी एक बार आपको आरआरबी चूज कर लिया आपने, उसके बाद में आरआरबी में आप चेंज कर सकते हैं। यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी किसी ने अगर अजमेर से लगाया है तो वो मुंबई से लगा सकता है, मुंबई वाला अहमदाबाद से लगा सकता है, कि ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार चूज कर ली है आरआरबी तो उसमें आपको बदलाव नहीं कर सकते। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी एप्लीकेशन जब आप भर रहे हो फिल कर रहे हो उस प्रोसेस के दौरान आपकी जो डिटेल्स है उसमें बदलाव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं अपन इसके लिए आप। लेकिन उसमें आप जो क्रिएट एन अकाउंट में करते टाइम पे जो भी आपने डिटेल उसमें डाली थी अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस में आपने जो डिटेल डाली है उसमें आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं जब तक आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट आपने एप्लीकेशन नहीं किया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री रेलवे पास, यानी जो फ्री पास मिलता है रेलवे के लिए एग्जाम के लिए और भी जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनके लिए पास किसको मिलता है, कौन एलिजिबल है, उसके लिए एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है और उनको यहाँ पे रेलवे फ्री ट्रेवल अथॉरिटी का यहाँ पे पास मिलता है। हाउ डू अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, यानी फ्री जो पास मिलता है वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है ओनली एससी और एसटी कैंडिडेटों के लिए। उनको वहाँ पर एक चूज का एक टिक आता है, वहाँ पे उस पर चूज करना रहेगा। अगर उनको पास चाहिए फ्री पास तो उसके लिए यस करना रहेगा। जैसे वो यस करेंगे तब जाकर ही उनको यहाँ पे फ्री जो रेल ट्रेवल पास है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा और उसके लिए उनको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वहाँ पे फिलअप करना रहेगा। और इसके अलावा उनको जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसकी यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करनी रहेगी। और दूसरी बात यहाँ पे है कि हाउ कैन आई रिसीव दी फ्री ट्रेवल फैसिलिटी। अब ये बोल रहा है कि जो फ्री ट्रेवल फैसिलिटी है वो यहाँ पे कैसे अवेलेबल होगी उनको, तो जो कैंडिडेट है एससी एसटी का जो एलिजिबल इसके लिए उनको जो कॉल लेटर आएगा वहाँ पर उनको जो स्लीपर क्लास रेलवे के पास वहाँ पे अवेलेबल होगा, ई कॉल लेटर आएगा उसके साथ में। और जो ट्रेन दे विल बी अलाउड टू बुक ट्रेन रिजर्वेशन बाय सबमिटिंग ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ देयर ई कॉल लेटर, तो उनको जो पास अवेलेबल होगा उससे वो टिकट बुकिंग काउंटर पर जाएंगे और आपका जो सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो ले जाकर आप वहाँ पर स्लीपर क्लास का टिकट वहाँ पे बनवा सकते हैं। आई एम अनेबल टू
अपलोड माय कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने जो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी पीडीएफ होना चाहिए वहाँ पे, और उसकी जो साइज है फॉर्मेट वो 500 KB से नीचे यहाँ पे होना चाहिए, बिलो 500 KB होना चाहिए। और यहाँ पे ईबीसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो ईबीसी क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होती है जिस फैमिली की एनुअल इनकम 50,000 से कम है, यानी वार्षिक आय जिनकी 50,000 से कम है, उनको ईबीसी के अंदर रखा जाता है। व्हाट आर दी बेनिफिट गिवन टू ईबीसी कैंडिडेट, ईबीसी कैंडिडेट है उनको क्या बेनिफिट दी है यहाँ पे, तो ईबीसी जो कैंडिडेट है उनको ओनली फीस में छूट दी गई है। ईबीसी कैंडिडेट हर जनरल का, ओबीसी का, SC ST किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट ईबीसी हो सकता है। जो बीपीएल अपने नॉर्मल तौर के तरीके पे उनको बोलते हैं बीपीएल, जो बिलो पुअर्टी लाइन से नीचे जो रहते हैं फैमिली, उनके लिए यहाँ पे होता है। और उनको जो ईबीसी कैंडिडेट है उनको ओनली ईबीसी का ऑप्शन चूज करने पर फीस में ही छूट यहाँ पे मिलती है। आई एम एन ईबीसी, व्हाट शुड आई डू इफ डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट। मैं ईबीसी कैंडिडेट हूँ और ईबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे कैसे बनवाऊं, या ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ईबीसी जो सर्टिफिकेट है, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, आपको जो आपका आवेदन, मैंने आपको पहले भी वीडियो के जरिए बताया कि जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आप बनवा लीजिए। तो यहाँ पर भी अगर ईबीसी का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले ही आप यहाँ पे ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या आप बीपीएल जो कार्ड है या एनी अदर सर्टिफिकेट जो इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उनके द्वारा, या इज्जत MST इशू बाय रेलवे के द्वारा, इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट है वो आप ईबीसी के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर दे रिजर्व पोस्ट फॉर ईबीसी, ईबीसी के लिए क्या पोस्ट रिजर्व करी जाएंगी? नहीं, ईबीसी के लिए यहाँ पे ओनली फीस में छूट मिलती है, ईबीसी को किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन यहाँ पे दे ही नहीं होता है। और यहाँ पे बताए गए जो अप्रेंटिस है CCA जो अप्रेंटिस कोर्स करते हैं क्या उनको रिजर्वेशन दी ही है? नहीं, जो अप्रेंटिस कोर्स किए हुए कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन दी नहीं है, उनको ओनली यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जो एग्जाम फीस रिफंड के लिए कौन एलिजिबल होगा, तो जो कैंडिडेट CBT फर्स्ट देंगे वही कैंडिडेट यहाँ पे रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस के लिए यहाँ पे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और उसके लिए भी आपको जो बैंक जानकारी, जो भी आपने बैंक डिटेल फिल करी है उसी बैंक में आपके रिफंड यहाँ पे फीस यहाँ पे होगी। तो ध्यान रखिए आप विशेष तौर पर, आपने अगर आवेदन किया है तो जब तक आप CBT फर्स्ट में उपस्थित नहीं होंगे, अगर आप CBT फर्स्ट में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो आपको रिफंड नहीं होगी। अगर आप CBT फर्स्ट देने के लिए जा रहे हैं तभी आपको जो आपकी फीस लगी है, एग्जामिनेशन फीस गवर्नमेंट ने जो ली है एक्स्ट्रा, वो आपको रिफंड यहाँ पे हो जाएगी। आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, कैन आई अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने टूल एंड डाई मेकिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है क्या AFP के लिए? तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि एनेक्सर जो A है इसके अंदर हमने रोजगार संख्या 01/2024 का एनेक्सर A है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन दिए गया है, उसी के अनुसार यहाँ पे आपके आवेदन एक्सेप्टेड किए जाएंगे। अब उसी भी आवेदन में आपको देखना होगा कि आपकी जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, जो एनेक्सर A दिया हुआ है उसके अंदर। इफ आई डू नॉट हैव, जो ITI है, जो डिप्लोमा डिग्री है वो मैंने पूरी नहीं कर रखी और इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ क्या? जो क्वालिफिकेशन है ओनली वही एक्सेप्टेड होगी, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए पहले भी यहाँ पे मना कर दिया गया है। अब ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव डन 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई है। तो देखिए 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन दी स्पेसिफाइड जो डिसिप्लिन मेंशन इन दी एनेक्सर A है उसके अंदर ओनली विल बी एक्सेप्टेड। जो 3 ईयर डिप्लोमा है वही यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और जो एनेक्सर A में जो दिए गए है वही ब्रांच यहाँ पे जिनमें आपके ट्रेड में दिए गए हैं वही यहाँ पे एक्सेप्टेड है। यानी एनेक्सर A है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप बेवजह आप आवेदन ना करें। आप अगर एनेक्सर A में आपकी जो भी डिग्री है वो अगर मेंशन है वहाँ पे तभी आप यहाँ पे आवेदन करें। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन दी एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें मैट्रिकुलेशन की आपको डिटेल्स
फिल करने का ऑप्शन दिया होता है, तो आपको उसमें अदर डिटेल्स कैसे ऐड करनी रहेंगी, तो देखेंगे आप लास्ट में वहाँ पे जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में प्लस का निशान आपको दिखाई देगा, ऐड लिखा हो वहाँ पे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तब आप वहाँ पे एक अलग से लाइन और आ जाएगी जिसमें आप आपकी अदर डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं। आई हैव डन NTC NSE, कैन आई ऐड बोथ दी क्वालिफिकेशन, तो उसमें आप दोनों क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई हैव डन NTC या डिप्लोमा, कैन आई ऐड बोथ दी क्वालिफिकेशन, तो उसमें भी आप क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अगर आपके पास 3 या 4 जितनी भी क्वालिफिकेशन उसमें आप ऐड करते जाओगे तो ऐड एक एक आपका जो रो है वो एक उसमें ऐड होता जाएगा, जिसमें अंदर आप आपकी जो डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। किसी ने मतलब NTC या डिग्री कर रखी है तो वो भी उसमें दोनों की दोनों क्वालिफिकेशन ऐड कर सकता है। किसी ने NSE या डिप्लोमा कर रखा है वो भी उसमें अंदर दोनों क्वालिफिकेशन उसकी ऐड कर सकता है, और जिसने NSE या डिग्री कर रखी है तो वो भी उसके अंदर दोनों क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकता है। देखिए यहाँ पे जिसने डिप्लोमा और डिग्री दोनों कर रखी हैं वो भी इसके अंदर क्या कर सकता है, क्वालिफिकेशन उसकी दोनों क्वालिफिकेशन ऐड कर सकता है। आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई, तो ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इज एक्सेप्टेड, कि जिसने एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर चुका है, यानी मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो समकक्ष है जिनका रिजल्ट अभी बाकी है आना है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। जिनका एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। What all documents are to be uploaded in totally, तो टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा फ्री ट्रेवल पास के लिए, एंड जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर 2 डॉक्यूमेंट्स तो जरूर अपलोड होंगे। जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा होगा। अब देखिए जो साइज क्या रहेगी आपकी, 34 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे उनकी साइज यहाँ पे क्या रखी जाएगी। तो देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट है उनके लिए जो PDF फॉर्मेट है 500 KB से नीचे होना चाहिए, यानी लेस देन 500 KB। फोटोग्राफ आपके पास में 30 KB टू 70 KB, 30 KB से 70 KB के बीच में आपके फोटोग्राफ होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो भी आपके पास में 30 KB से 70 KB के बीच में यहाँ पे होने चाहिए। जो ऑल डायमेंशन है जिनका परिमाप जो दिया हुआ है यहाँ पे पिक्सल में, वो जैसे आप अपलोड करोगे वहाँ पे तो आप फोटो के बगल में फोटो का यहाँ पे परिमाप दिया होगा कि कितनी बाय कितनी हाइट रखनी है, कितनी आपको विड्थ रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है और कितनी लेंथ रखनी है, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है। आपकी जैसे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा उसके साइड में और सिग्नेचर के साइड में, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। लेकिन आप साइज है उनकी 30 से 70 KB के बीच में आपको रखनी है। फॉर ITI जो कैंडिडेट है, व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर दी पार्ट बी ऑफ CBT 2, तो कैंडिडेट विद ITI क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2 इज देयर रिलेवेंट, जो रेस्पेक्टिव उनके पास में जो ट्रेड है, अगर किसी ने मैकेनिकल से कर रखी है तो मैकेनिकल चूज करेगा, किसी ने इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है तो इलेक्ट्रिशियन चूज करेगा, इलेक्ट्रिकल से कर रखी है तो वो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे चूज करेगा। अब फॉर CCA कैंडिडेट व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी, जो CCA कैंडिडेट है वो यहाँ पर पार्ट बी का जो CBT 2 होगा उसके लिए क्या चूज करें। तो देखिए जो CCA कैंडिडेट है उनके पास में भी यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव उनके पास जो ट्रेड है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। फॉर डिप्लोमा जो डिग्री कैंडिडेट है, व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड, उनको जो पार्ट बी होगा CBT 2 का उसके लिए भी उनको क्या चूज करना है डिप्लोमा और डिग्री के लिए। तो कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द ट्रेड मेंशन अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है किसमें, आपका जो रोजगार है जो निकला है उसके अंदर विज्ञापन के अंदर, तो वहां से आप जो भी आपके जो क्वालिफिकेशन उसके अनुसार जो ट्रेड है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। हाउ कैन आई पे दी एग्जामिनेशन फीस, जो एग्जामिनेशन फीस है वो कैसे पे करनी है यहाँ पे। तो एग्जामिनेशन फीस केवल और केवल ऑनलाइन आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI सर्विस के जरिए आप पे कर सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग चार्ज एंड GST एज एप्लीकेबल आर चार्जेबल फ्रॉम दी कैंडिडेट इन एडिशन टू दी एग्जामिनेशन फीस, यानी जो आपके एग्जामिनेशन फीस दी हुई है उसके अलावा अगर जो भी GST या प्रोसेसिंग फीस का जो भी चार्ज लगेगा वो कैंडिडेट को यहाँ पे पे करना होगा। यहाँ पे जो RRB द्वारा जो फिक्स जितनी फीस तय करी गई है वो तो उसको रेलवे के पास में जाना ही है, जो भी प्रोसेसिंग फीस या GST जो भी लगेगी वो कैंडिडेट को अपनी तरफ से देनी होगी। व्हाट आर दी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसकी
क्या क्या स्टेज हैं। तो देखिए पहले तो फर्स्ट सीबीटी लगेगा, उसके बाद सीबीटी सेकंड लगेगा। सीबीटी फर्स्ट का यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, और जैसे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे तो उसके 8 गुना कैंडिडेट जितने पोस्ट है उनके 8 गुना कैंडिडेट आपको यहाँ पे जो अभिरुचि टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन आपका आयोजित करवाया जाएगा। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट, जो आपका जो फर्स्ट सीबीटी लगेगा उसका सिलेबस क्या है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे रोजगार संख्या 01/2024 का जो पैरा नंबर 12.1 में आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। और सिलेबस जो सेकंड सीबीटी का है उसका भी सेम पैरा में ही सिलेबस दिया है, वो आपको देख लेना है वहाँ पे जाकर क्या सिलेबस वहाँ पे दिया हुआ है। बाकायदा मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस के ऊपर भी, और मैंने वहाँ पे भी आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे अपन तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। और जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिनको अपन साइकोलॉजी बोलते हैं, साइको, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन होगी उसके लिए आपको लैंग्वेज चूज करनी रहेगी यहाँ पे। तो आपको वहाँ पे 15 लैंग्वेज की लिस्ट दी जाएगी, उसके अंदर से आपको जो भी लैंग्वेज चूज करनी है वो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। और जो सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड के लिए आप चूज कर लीजिए। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो ओनली और किस में होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, भले आप गुजराती हो या महाराष्ट्र हो। इससे यहाँ पे जो अभिरुचि टेस्ट होगा उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ही लैंग्वेज का सामना करना पड़ेगा सीबीटी जो होगा सीबीएटी में, और बाकी तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड यहाँ पे 15 लैंग्वेज के अंदर होगा। व्हाट इज दी एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस आपकी क्या है, तो उसके लिए आपको जो रोजगार जो नोटिफिकेशन निकला है उसका पैरा 7.0 देखना रहेगा। उसका भी मैंने आपको अलग से वीडियो बना के बताया हुआ कि ये आपकी एग्जामिनेशन फीस यहाँ में रहेगी। कैन आई मॉडिफाई दी डिटेल्स इन दी एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन में जो डिटेल आपने फिल करी है उसको सबमिट करने, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आप क्या उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। आफ्टर चूजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इफ ए कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई चेंज ए करेक्ट एनी डिटेल्स, यानी एक्सपेक्ट डिटेल्स फिल इन द क्रेट, यानी इसमें बोला गया है कि आपको जो अकाउंट आपने क्रिएट किया था उस टाइम में जो भी आपने डिटेल डाली थी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आरआरबी आपके द्वारा चूज करी गई थी, इसमें किसी प्रकार का कभी भी इसमें आपको बदलाव करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो डिटेल्स हैं उसके लिए आप यहाँ पर लिंक दोबारा ओपन होगा 20 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य में, उसके लिए आपको 250 रुपये फीस पे करके आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपने जो अकाउंट क्रिएट करते टाइम में जो डिटेल्स डाली है उस डिटेल में आपको और एक आरआरबी जो चूज कर ली है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आप नहीं कर सकते कभी भी। और देखिए जो अगर इन केस कोई टेक्निकल इशू आ जाता है आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम पे, इसके लिए इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है rrb@csc.government.in, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं 9592001188, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के मध्य में। आप अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो उसके लिए आप ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाउ डू आई नाउ दैट माई एप्लीकेशन इज फाइनल सबमिटेड, अगर आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिटेड हो गया है तो इसका आपको कैसा पता लगेगा, तो इसके लिए आपके ईमेल आईडी और आपके जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पर आपको फाइनल जो सक्सेसफुल सबमिशन का आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एनी टाइम, तो यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर पेमेंट फीस पेमेंट करने के बाद में आप आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है और ये वीडियो मेरे द्वारा इसलिए बनाया गया है कि आरआरबी की साइट पर आपके द्वारा जो अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का जवाब रेलवे के द्वारा स्वयं दिया गया है। बाकायदा इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियो के जरिए, और उस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा करी है वहाँ पे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी है आपको, ताकि आप जो 5696 जो पदाएँ एएलपी के उनमें आपका जो इतने कम पदे होने के